Good morning to dear student. Welcome to AVM online classes. I am your sir Chetan Sharma. Happy New Year for all of you. And today we start a new chapter according to NCERT pattern over science subject. चैप्टर नंबर 3 नेम इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। एक फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या मैटर जो होते हैं नेचर में वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं या नहीं। इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। तो देखो बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर है आप लोगों का। तो आज वीडियो जो होगा वो इंट्रोडक्शन वीडियो जो होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैप्टर में एक्चुअली बेसिक इंट्रोडक्शन कंसेप्ट कौन कौन से यानी कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो इस चैप्टर में आ रखे हैं। मैं एक बार टॉपिक रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है कि क्या लॉज रिलेटेड होते हैं जब केमिकली चीज़ें कंबाइन होती है, उसमें कौन कौन से लॉज होते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं और किन साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं। सेकेंड, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। डाल्टन सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी रिप्रेजेंट करने वाला साइंटिस्ट था। तो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, उसके कुछ पोस्टुलेट पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद में एटम्स और उनके सिंबल पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एटॉमिक मास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, भाई एक एटम का मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भाई एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास ग्राम के अंदर कैसे मेजर करोगे। आयन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आप तो कंपाउंड फॉर्मूला बोल सकते हो वो पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट अपन लोगों को केमिकल रिएक्शन में मोल कंसेप्ट को पढ़ना है। तो बच्चों ये हमारे कुछ टॉपिक्स है जो हम लोगों को कंप्लीट करने हैं वीडियो में। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जानते हैं कि भाई देखो ये चैप्टर की जो थीम आ रही है, चैप्टर का जो टाइटल है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल होता क्या है, देखो अगर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा था एटम से कंबाइन होकर ही मॉलिक्यूल बनता है। यानी कि अगर मैटर को अगर अपन लोग डिवाइड करें या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें तो मैटर का जब डिवीजन करेंगे तो सबसे लास्ट छोटा जो पार्टिकल होगा वो एटम्स होगा। एटम्स इतना स्मॉलर होता है कि जिसको नेकेड आई से अपन लोग देख भी नहीं सकते, बहुत ही थिन पार्टिकल होगा, ठीक है ना। और बहुत ही टाइनी पार्टिकल होगा। यहाँ एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, ए और टम। ए का मतलब होता है कैन नॉट, टम का मतलब होता है कट, जिसको और फर्दर कट नहीं किया जा सकता या डिवाइड नहीं किया जा सकता, उनको हम लोग एटम बोलते हैं। हिंदी मीडियम में इसको परमाणु बोलते हैं, यानी अणु का भी एक ऐसा कण जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, परमाणु। मॉलिक्यूल एटम्स का कॉम्बिनेशन ग्रुप जो होगा, एटम को जब कंबाइन किया जाएगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा था। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एटम और मॉलिक्यूल कभी ना कभी किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले इसका मीनिंग जाने, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब बच्चों ये होता है हम क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा केमिकली कंबाइन करने की कोशिश करें। केमिकल्स को कंबाइन करने की कोशिश को क्या बोला जाता है? केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए कुछ रूल्स आए हुए हैं, कुछ गवर्न करते हैं इनको, उनको बोला जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पर मैंने देखो एक ब्लॉक्स में इनबॉक्स में मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, यहाँ तो मैंने 2 ही एलिमेंट लिए, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी हो, जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ये आप लोगों को एक रिदम मालूम होना चाहिए। एटम, एटम से बनेगा मॉलिक्यूल्स, और एटम और मॉलिक्यूल दोनों कंबाइन हो जाए तो बना देते हैं एलिमेंट। एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं कंपाउंड, और कंपाउंड जब कंबाइन हो जाएंगे बना देंगे मिक्सचर। और मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। वो हम लोगों ने पढ़े थे। अभी फिलहाल हम लोगों को ये देखना है कि केमिकल कंबाइन कैसे हुए। तो देखो 2 एलिमेंट केमिकल होंगे और इन केमिकल को आपस में जब जोड़ दोगे तो ये क्या बना देंगे? कंपाउंड। मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मैं एलिमेंट के तौर पर यहाँ पर Na लेता हूँ यानी कि सोडियम, और यहाँ दूसरा एलिमेंट लेता हूँ Cl, तो Na और Cl को जब मैं कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास में कंपाउंड बन जाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड एक्चुअली 2 एलिमेंट से मिक्स होकर बना है तो वो कंपाउंड होगा। तो इन्हीं को कुछ गवर्न करते हैं, कुछ लॉज गवर्न कर रहे हैं। अब पहला लॉ कौन सा होगा जो केमिकल कॉम्बिनेशन का होगा? टोटल 5 लॉ है। अभी आप लोगों को 9th में 5 के 5 लॉ पढ़ने नहीं, आपके लिए सिर्फ 2 ही है। वैसे टोटल कितने लॉज होते हैं? हायर क्लास में जाओगे तो टोटल 5 लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, लेकिन आप लोगों को सिर्फ कौन से पढ़ने बेटा? 2 ही पढ़ने अभी आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में। पहला होगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास से रिलेटेड हो गया कि 2 एलिमेंट का या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका मास ऑलवेज
जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके इक्वल होगा, जो कि मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन के थ्रू समझा दिया है। मैं अगेन रिपीट कर दूंगा। दूसरा जो होगा वो होगा मल्टीपल प्रोपोर्शन का या कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, ठीक है ना। तीसरा जो होगा वो होगा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का। तो कहने का मतलब बहुत सारे लॉज हैं, गैस लुसाक का भी लॉ आएगा। अब सबसे पहले हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ते हैं, जो कि पहला पार्ट है किसका, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है या किसने दिया है इसको, तो वो दिया हुआ है एंटोनी एंड लेवेजियर ने 1744, यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये सारे लॉ जो थे वो 17th सेंचुरी में आए थे। कब आए थे, 17th सेंचुरी में। तो सबसे पहला जो लॉ दिया था वो एंटोनी एंड लेवेजियर ने दिया था 1744 में। अब ये लॉ क्या कहता है वो ध्यान से सुनना। देखो ये लॉ एक्चुअली बेसिकली बता रहा है कि मास जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, कंजर्व होता है, यानी कि नेचर ने मास को रिमेन्स रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। ना तो आप इसको 1% बढ़ा सकते हो, ना इसको 1% कम कर सकते हो, ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है, देखो ध्यान से सुनना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन नेचर में हैपेंड होगी, जैसे ये ऊपर एक केमिकल रिएक्शन हैपेंड हो रही है, सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जब ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन नेचर में हैपेंड हो तो उस दौरान जो मास जो होगा रिएक्टेंट का वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल ही होगा। क्यों, जितना आप लोग लोगे उतना ही तो बनेगा। आप जितनी चाय ले रहे हो, जितना अमाउंट में आप चाय बनाने की कोशिश करो उतनी तो चाय बनेगी। तो सेम सिमिलर अमाउंट में होगा। यहाँ पर अगर इसको देखो फोकस करो तो कार्बन, मैंने एक एलिमेंट लिया हुआ कार्बन, उसको रिएक्ट करा रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ में, क्या बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो C+O2 इक्वल्स टू CO2, मैंने इसको सिंबल में लिख दिया। तो कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का एटम का मास होता है 12। ऑक्सीजन के 2 एटम है तो ऑक्सीजन का एक एटम का तो होता है 16, तो 2 हो जाएंगे तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 32। तो 12 और 32 टोटल कितना होता है 44। तो अगेन यहाँ पर भी 44 ही होना चाहिए। कैसा आएगा देखो, तो कार्बन का तो 12 होता है और ये हो जाएगा 2 × 16 यानी कि 32, 32 + 12 कितना हो जाएगा 44। यानी कि आपको पता चल गया, ये प्रूव हो गया कि कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन नेचर में हैपेंड होगी तो मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर। जितने रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। यानी कि रिएक्टेंट के केस में जो मास दिया हुआ है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के केस से। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे के लॉ के बारे में पढ़ते हैं। Okay dear student, this is the second law of the chemical combination, law of chemical combination का second law है। देखो ध्यान सुनना, क्या law है ये, law of constant proportion। constant proportion को आप लोग रेशियो भी बोलते हो मैथ्स में। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप लोग एलिमेंट ले रहे हो या जो भी रिएक्टेंट ले रहे हो उनका हमेशा प्रोपोर्शन हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। जो भी कंपाउंड बन रहा है उसमें हमेशा उसका प्रोपोर्शन, उसका रेशियो हमेशा कैसा होगा, एक जैसा ही होगा, ठीक है ना। ये किसने दिया था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे, गिवन बाय जोसेफ प्रोसाउट। जोसेफ प्रोसाउट ने 1797 में दिया था। तो इससे पता चल जाता है कि फर्स्ट लॉ कौन सा था आप लोगों का। फर्स्ट लॉ जो था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि 1744 में एंटोनी एल लेवेजियर ने दिया था। ये सेकंड लॉ है केमिकल लॉ कॉम्बिनेशन का, जो किसने दिया था, जोसेफ प्रोसाउट ने 1797। अब बात करते हैं कि इस लॉ में क्या कहा गया। तो देखो, अकॉर्डिंग दिस लॉ स्टेट्स दैट इन द केमिकल सब्सटेंस, अगर मान लो अपन लोग कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं, ठीक है ना, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो भी एलिमेंट लोगे आप लोग वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही आएगा। डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब बोले तो इसको डेफिनेट रेशियो में लोगे। इसी कारण इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी वेट के तौर पर उनका कैसा आएगा, बिल्कुल डेफिनेट प्रोपोर्शन आएगा। इसीलिए इसको एक लॉ और भी बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास, यानी इसको आप लोग डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास के लॉ से भी जान सकते हो, ठीक है ना। अब जैसा मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया, देखो बेटा, यहाँ पर मैंने क्या किया, H2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और H2O बनाया। जनरली ऐसा होता नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, या H2O2 होती है, फिर बैलेंस करके करना पड़ता है। अभी के लिए फिलहाल ये समझ लो कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, वो प्योर वाटर बना रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्योर वाटर बना रहा है। अब यदि जरा इसका मैं बोलूं कि इस एलिमेंट का, इन केमिकल सब्सटेंस का सिंपल रेशियो निकालो, तो आप सिंपल रेशियो कैसे निकालोगे, कौन सा एलिमेंट इसमें आ रहा है, एक आ रहा है हाइड्रोजन और एक आ रहा है ऑक्सीजन। तो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। हाइड्रोजन के कितने एटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है, 2। हाइड्रोजन के 2 है ना, एक हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, तो 2 के कितने हो जाएंगे, 2।
ऑक्सीजन का एक ही आइटम आ रहा है तो ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। अगर मैं इनको काटूंगा 2 की टेबल से तो क्या आ जाएगा मेरे पास में सिंपल रेशियो 1:8। यहाँ पर भी मेरा सिंपल रेशियो क्या आएगा 1:8। इसका मतलब क्या हो गया कि हमेशा प्रोपोर्शन कैसा होता है एलिमेंट्स का कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया ये चीज़ भी आप लोगों को। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कहा था बच्चों वैसे तो 5 लॉ है, आप लोग जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे आगे लॉ पढ़ने पड़ेगा, अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ 2 ही लॉ पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे पहली बात तो ये कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले दी किसने, तो एटॉमिक थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने। किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने। ध्यान रखना ये बहुत फेमस नेम थे, फेमस पर्सनैलिटी थी। जॉन डाल्टन हु गेव द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी देने का काम इन्होंने किया था। लेकिन पहले क्या था, साइंस का इतना डेवलपमेंट नहीं था तो इन्होंने सिर्फ अपने पोस्टुलेट पॉइंट दिए। पोस्टुलेट पॉइंट बोले तो हाइपोथेसिस है ना, जो एक्सपेरिमेंट के बेस पर नहीं थे, नॉन एक्सपेरिमेंट थे। साइंस हमेशा रियलिटी केस में एक्सपेरिमेंट को ही मानता है, ठीक है ना। तो 1808 की बात है, 1808 में फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी रिप्रेजेंट करने वाला साइंटिस्ट कौन, जॉन डाल्टन। इनके कुछ पोस्टुलेट पॉइंट थे तो वो पॉइंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। मैंने टोटल 5 पॉइंट आप लोगों को लिखे हैं, यही आप लोगों को लर्न करना है, ठीक है ना। वैसे और भी है लेकिन वो मैंने कहा ना जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे उतना पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैटर किससे मिलकर बनता है, तो देखो मैटर इज मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। मैटर जो होंगे वो छोटे छोटे इंडिविजुअल का मतलब क्या, जिनको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। क्या बनता है, मैटर। उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं जो डिविजिबल नहीं हो सकते, एटम्स। मैंने बताया भी था एटम का मतलब, ए का मतलब कैन नॉट, टम का मतलब कट, क्योंकि ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। अब ये एटम जो होते हैं, एटम इतने छोटे इंडिविजिबल हैं कि जिनको ना तो बनाया जा सकता था, क्रिएट किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, बिकॉज दे आर वेरी टाइनी इन नेचर। क्योंकि ये बहुत ही क्या होता है, टाइनी होता है, बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल है। स्मॉलर भी नहीं, स्मॉलेस्ट बोल सकते हो। ये किन का कहना था, जॉन डाल्टन का कहना था। हालांकि आगे जाकर जॉन डाल्टन की इस थ्योरी को कैंसिल आउट भी किया था अदर साइंटिस्ट के द्वारा। उन्होंने कहा एटम डिवाइड होगा और एटम के अंदर 3 पार्टिकल भी निकलेंगे। एंड एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन होगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक रिंग होगी, यानी कि उसके अंदर उसके बाहर की तरफ एक ऑर्बिट होंगे और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाएंगे। तो उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर भी बताया। तो आगे जाकर हम लोगों को एटम का स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल देखो फर्स्ट एटम जिसने किया उसने जैसा देखा वैसा उसने बोल दिया बेचारे ने। तो इनको जैसा फील हुआ वैसा ही बोलेंगे ना। इनको लगा कि भाई एटम जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। लेकिन अदर साइंटिस्ट आएंगे जो इनको आर्ग्यूड करेंगे, इनके साथ में डिस्प्यूट भी हुआ था, तो उनकी थ्योरी को कैंसिल आउट भी किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एटम्स कैन टेक द पार्टिसिपेशन इन द केमिकल रिएक्शन। अब ये एटम जो होते हैं वो किसी न किसी एलिमेंट के अंदर, ग्रुप के अंदर जुड़े होते हैं। एलिमेंट आपको पता ही, मैंने बताया था एलिमेंट किससे मिलकर बनते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं। हालांकि रिएक्शन के तौर पर आप लोग एलिमेंट को ही देखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एलिमेंट मिलकर तो, एलिमेंट की ब्लॉक यूनिट तो एटम ही है ना। तो एटम कहीं ना कहीं तो आ ही रहे हैं, डायरेक्टली बोल दो चाहे इनडायरेक्टली बोल दो, एटम कंबाइन हो रहे हैं। तो एटम्स कैन टेक द पार्टिसिपेशन इन द केमिकल रिएक्शन। उससे पहले देखो मैंने आपको एक रिएक्शन लिख के बताई थी, मैंने Na और Cl को रिएक्ट किया था, NaCl बनाया था। तो Na एक एलिमेंट था, Cl एक एलिमेंट था, तो कहीं ना कहीं Na के अंदर सोडियम के एटम आएंगे और क्लोरीन के अंदर क्लोरीन के एटम आएंगे। यहाँ पर चलते हैं। एटम्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, अगर मान लो एटम अगर सेम सब्सटेंस को, जैसे मैं यहाँ पर देखो एक एटम ले रहा हूँ, सोडियम एलिमेंट के एटम ले रहा हूँ, तो ये सोडियम एलिमेंट है, Na लैटिन नाम हो गया ना, नेटेरियम, तो ये सोडियम का एलिमेंट है। तो ये जो एटम होगा उसके अंदर ये भी पार्टिकल सोडियम का, ये भी पार्टिकल सोडियम का, ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल। तो मैंने सोडियम के एलिमेंट को यहाँ पर डिस्क्राइब करके बता दिया कि सोडियम के जो एटम्स होंगे वो सेम सिमिलर साइज के, सेम सिमिलर मास के होंगे। आइडेंटिकल का मतलब बेटा मेरा यहाँ पर ये है आइडेंटिकल इन द ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि वो सारे के सारे यूनिफॉर्मली होंगे, यानी कि इसका मास सेम होगा, इसका मास सेम होगा, सबका यूनिफॉर्म मास होगा, क्योंकि सारे ही एटम किसके हैं, सोडियम के। सबका शेप भी एक जैसे होगा, सबका मास भी एक जैसे होगा, अगर वो एक ही टाइप के ले रहे हो। अगर मान लो मैं यहाँ पर सोडियम के साथ में क्लोरीन को और ऐड कर दूं, ठीक है ना, अब मैंने 2 डिफरेंट ले लिए, तो 2 डिफरेंट सब्सटेंस के मास भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। देखो यहाँ सोडियम के भी आ रहे हैं और क्लोरीन के भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, एटम्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। अगर 2 डिफरेंट सब्सटेंस के आप लोगों ने एटम्स ले लिए
तो वहाँ पर उनका मास भी डिफरेंट हो जाएगा। सोडियम वाला क्लोरीन के साथ में मैच थोड़ी ना करेगा। अगर आपकी क्लास 9 क्लास है, उसमें मैं 7 क्लास को मैच कर दूं या 8 क्लास को मिक्स कर दूं, तो 8 क्लास को 7 क्लास को मिक्स करने पर आप लोगों का यूनिफॉर्म थोड़ा ना रहेगा। कुछ बच्चे 7 के भी होंगे, कुछ बच्चे 8 के भी होंगे, है ना। तो डिफरेंट सब्सटेंसेज होने की वजह से आइडेंटिकल एक जैसे नहीं रहते इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी उनका मास बदल जाएगा, उनका शेप बदल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये पोस्टुलेट पॉइंट समझ में आ गए होंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग एटम्स और उनके सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब हम बच्चों एटम के बारे में पढ़ते हैं। देखो एटम, हम लोगों ने केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, उसके दोनों लॉ पढ़ लिए, जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली हम लोगों ने। अब हम लोग एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम क्या चीज़ होती है, वैसे बता दिया है जॉन डाल्टन ने, थोड़ा और मैं बता देता हूँ। एटम एक्चुअली कहाँ से आया? एटम इज ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एटम। अब इनको डिवाइड करो तो ए का मतलब होता है कैनॉट, टम का मतलब होता है कट। मैं बार बार बता चुका हूँ, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स होता है ये इंडिविजुअल पार्टिकल है। इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब इसको और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, कैन नॉट कट फर्दर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी कि अगर मैं एक मैटर को देखूं, मैटर को डिवाइड करता रहूं, तो लास्ट में मुझे उसका जो ब्लॉक यूनिट जो मिलेगा ना, जो उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है जहाँ से मैटर बनता है, तो वो होती है एटम। यानी कि कभी भी कोई भी मैटर को बनाने के लिए उसकी ब्लॉक यूनिट क्या होगी? मैटर। जैसे एक हाउस की बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है? एक ब्रिक, ईंट, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत सारे एटम्स होते हैं। सोडियम, ये सोडियम का मैंने सिंबल लिखा हुआ है Na। अभी सिंबल के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन लोग कि सोडियम स्टार्ट तो एस से हो रहा है, लेकिन लिखा है Na क्यों है? क्योंकि लैटिन वर्ड है ना। तो कुछ साइंटिस्ट आएंगे, वो अपने अपने आइडिया देंगे। हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, ETC, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे जिनके लिए सिंबल्स आए हुए हैं। तो अगला ही जो पॉइंट है बच्चों ये है कि नेम्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स सजेस्टेड बाय। अब दो अलग अलग थ्योरीज आई थी। एंशिएंट टाइम यानी ट्रेडिशनल टाइम में क्या चलता था, और मॉडर्न टाइम में यानी कि आज प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। एंशिएंट टाइम में बर्जिलियस और जॉन डाल्टन दोनों ने मिलकर, दोनों ने कंबाइन होकर सजेस्ट किया था कि भाई एलिमेंट्स या एटम्स के नाम कुछ इस तरह से होने चाहिए, उनके लिए सिंबल किस तरह से होने चाहिए। तो एलिमेंट्स और एटम को सिंबल देने का काम एंशिएंट टाइम में बर्जिलियस और जॉन डाल्टन ने किया था। लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गया, सिंबल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए, बच्चों में कंफ्यूजन हो गया, बहुत सारा क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हो गई। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए नेक्स्ट मॉडर्न टाइम में यानी कि प्रेजेंट टाइम में सिंबल्स और नए किसी एलिमेंट्स के लिए नेम देने का काम और सिंबल देने का काम IUPAC ने किया हुआ है। अभी IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो आई का मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल, यानी ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही है। यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जरूरी है कि केमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट आएगा या कोई भी नया डिस्कवरी होगी तो उससे रिलेटेड कितने भी केमिकल कंपाउंड्स का नाम देना है, उनको सिंबल देने का काम होगा एलिमेंट्स को। ये सारा काम ये संस्था करती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया एंशिएंट टाइम को क्यों कैंसिल किया, मॉडर्न टाइम IUPAC ने क्यों टेक ओवर किया हुआ है। पहले पढ़ते हैं अपन लोग। देखो सिंबल्स फॉर द सम एलिमेंट्स एज प्रपोज बाय जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने कौन से सिंबल्स दिए थे? आप जॉन डाल्टन अकेला याद नहीं करना है, जॉन डाल्टन के साथ में बर्जिलियस भी होगा, है ना। तो जॉन डाल्टन और बर्जिलियस ने मिलकर अब उस समय उस टाइम में जो जो एलिमेंट्स आ चुके थे उनके लिए सिंबल्स दिए थे। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल कुछ इस तरह का था, सर्कल था और बीच में सेंटर पे डॉट था। कार्बन का कुछ इस तरह का सिंबल था, फॉस्फोरस का कुछ इस तरह का सिंबल था, सल्फर का कुछ प्लस का टाइप का सर्कल बना के अंदर प्लस पुट कर दिया, आयरन का कुछ इस तरह का था, गोल्ड का कुछ इस तरह का था। और भी आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर और भी, मैं सारा तो यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ, मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। तो ये सारे सिंबल्स थे। अब जरा आप लोग खुद से गौर करो, अगर किसी सिंबल को याद करना है आप कितना मगअप करोगे, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहेंगे। क्या सबके लिए इसी तरह के एक सर्कल बना के और इस तरह से लिखना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, वो हैरेसमेंट हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हो गई लर्न करने में, रिएक्शन करने में। तो इसलिए ये थ्योरी जो थी वो कैंसिल आउट कर दी गई। अब उसकी जगह टेक प्लेस किसने किया? IUPAC ने। अब नेक्स्ट जो सजेस्ट करने का जो काम किया था वो इस संस्था ने किया था, इंटरनेशनल, मैंने पूरा नाम लिखा हुआ है, आप लोग नोट आउट कर देना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का है और आज मॉडर्न टाइम में हम लोग इन्हीं को फॉलो करते हैं। तो पढ़ते हैं बेटा।
देखो द एब्रीवेशन यूज फॉर द लेंथी नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स लिखा हुआ है सोडियम, ठीक है। अब ये तो बहुत बड़ा नाम हो गया, बहुत लेंथी नेम हो गया, अब बच्चे इनको कैसे याद करेंगे, तो इनका शॉर्ट एब्रीवेशन लिया, शॉर्ट एब्रीवेशन बोले तो शॉर्ट टर्म, तो सोडियम के लिए शॉर्ट टर्म क्या गया Na। अब एक्चुअली Na आना नहीं चाहिए था, आना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक है। देखो यहाँ पर देखो मैंने बताया फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, पहला लेटर हमेशा कैसा होगा, कैपिटल का होगा। रेस्ट ऑफ अदर लेटर आर स्मॉल, बाकी दूसरे लेटर स्मॉल में चलेंगे, चलेगा। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन में पहला लेटर तो सी आएगा, वो तो बड़ा ही आएगा, छोटा लेटर दूसरे लेटर जो होंगे वो सारे कैसे होंगे, छोटे होंगे। और देखो मैंने क्लोरीन इतना बड़ा नाम था, उसका शॉर्ट एब्रीवेशन कर दिया, शॉर्ट में लिख दिया, है ना। तो ये काम IUPAC बोलता था। अब देखो बच्चों, सिंबल्स के लिए आप लोग दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, या तो आप इंग्लिश नेम यूज़ कर सकते हो, जैसे ये क्लोरीन का मैंने इंग्लिश नेम यूज़ लिया, लेकिन सोडियम का मैंने यहाँ पर लैटिन नेम यूज़ किया हुआ है। तो IUPAC भी यही कहता है, आपको जो इजी लगे, जिसका प्रेफर आप लोग ले सकते हो। इंग्लिश नेम है तो इंग्लिश नेम, नहीं तो लैटिन नेम है तो लैटिन नेम। जैसे सोडियम का लैटिन नेम Na हो गया, वैसे ही आप लोगों को पता हो तो गोल्ड का, यानी कि गोल्ड जो होता है गोल्ड, अब गोल्ड का जो लैटिन जो नेम आएगा ना, वो लैटिन नेम तो ओरम होता है और सिंबल होता है AU। तो अगेन मैंने A को कैपिटल लिखा, U को छोटा लिखा, यानी कि स्मॉल लेटर में, और इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है ओरम। क्या होता है बेटा, ओरम। ऐसे सिल्वर का भी होगा, मरकरी का भी होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स है, ऐसा नहीं है। एलिमेंट्स के लिए अपन लोग दो नाम यूज कर सकते हैं, एक तो इंग्लिश नेम और एक लैटिन नेम। कुछ आप लोगों को टेक्स्ट बुक में आप लोग पढ़ना, टेक्स्ट बुक में आप लोगों को टेबल आ रखे, आप लोग देखो उसको। अच्छा, अगला यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बता रखे हैं, अब इन एग्जाम्पल्स को आप लोग समझना अच्छे से। देखो कई बार आप लोगों के सामने ऐसी भी प्रॉब्लम आएगी जब हम लोग सेम लेटर से एलिमेंट्स स्टार्ट हो रहे हो। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे इधर देखना, मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ कार्बन, मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ क्लोरीन, मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ क्रोमियम, मैं एलिमेंट ले रहा हूँ कोबाल्ट। अब बच्चों देखो मैंने ये सारे ही लेटर C से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो इसका भी इनिशियल लेटर C है, इसका भी C है, इसका भी C है, इसका भी C है। अब साइंटिस्ट के सामने प्रॉब्लम्स आ गई, प्रॉब्लम आ गई कि यार अब सबका अगर एक फर्स्ट लेटर अगर C रख दे तो कार्बन भी सेम हो जाएगा, वो उसको क्लोरीन भी पढ़ा जाएगा, उसको क्रोमियम भी पढ़ा जाएगा, उसको कोबाल्ट भी पढ़ा जाएगा, हो गई ना प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या किया साइंटिस्ट ने, उनको बोला कि आप क्या करो, अगर सेम सिमिलर लेटर से स्टार्ट हो रहे हो तो आप क्या करो, उसके साइड में उसका सेकंड या फिर फर्स्ट या फिर थर्ड लेटर यूज में कर सकते हो। तो यहाँ पर कार्बन के लिए तो फर्स्ट लेटर यूज हो गया। अब क्लोरीन के लिए देखो, अब क्लोरीन और क्रोमियम में कंफ्यूजन हो गया ना, क्योंकि क्रोमियम में और क्लोरीन में दोनों में C और H, यहाँ पर भी C और H आ रहा है। तो उन्होंने बोला अगला वाला लेटर देखो, तो अगला वाला लेटर यहाँ पर क्या हो गया L, और यहाँ अगला वाला लेटर क्या हो गया R। तो यहाँ पर क्लोरीन के लिए हो जाएगा Cl और इनके लिए हो जाएगा R। ऐसा भी IUPAC ने सारा काम इजी करके दिया हुआ है। देखो होता है ना कई बार, देखो कई बार स्टूडेंट्स भी होंगे क्लास के अंदर, अब प्रगति नाम के 4 बच्चे हो गए, है ना। तो प्रगति नाम के 4 बच्चे हो गए, तो उनके क्या देखा जाएगा, उनके सरनेम देखा जाएगा या उनके फादर नेम से देखा जाएगा। भाई प्रगति के पीछे फादर नेम क्या रहा है, तो उनका अल्फाबेटिक ऑर्डर देख लिया रहता है। अल्फाबेट में ऑर्डर में पहले क्या आ रहा है, A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाता है। तो वैसे यहाँ पर देखो अरेंज कर दिया। अब यहाँ कोबाल्ट था तो यहाँ पर डाल दिया CO, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो चारों अलग हो गए ना, पढ़ लिया, ये कार्बन के लिए, ये क्लोरीन के लिए, ये क्रोमियम के लिए, ये कोबाल्ट के लिए, हो गया इजी। पहला लेटर हमेशा कैपिटल, दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल, ये काम IUPAC ने। अब यहाँ पर देखो ये एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे भी A से स्टार्ट होता है, ऑर्गन भी A से स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम हो गई। अब IUPAC ने क्या बोला, इसका सेकंड लेटर यूज में ले लो, तो एल्यूमिनियम के साथ में AL आ जाएगा, तो ये पता चल जाएगा ये स्पेशली एल्यूमिनियम के लिए। ऑर्गन का AR आ जाएगा, तो पता चले अलग हो गए, फ्रैक्टेड हो गए ना। सोडियम, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था ना कुछ कुछ लैटिन नेम भी आए हुए, तो सोडियम के लिए Na नेट्रियम आ रखा है, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम कैलियम यानी कि K आ गया, है ना। और वैसे गोल्ड के लिए मैंने बताया था ओरम आ गया। इस तरह से आप लोग एक बार इसको जल्दी से नोट आउट करो, फिर हम लोग जो है आयंस के ऊपर चलते हैं। ओके डियर, एक नोट हम लोगों का रह गया था, फिर हम लोग मॉलिक्यूल आयन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक चीज को पढ़ लेते हैं, पहले इसको देखो ध्यान सुना। नोट, एटॉमिक रेडियस, मैंने आपको क्या कहा था, एटम्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब मैंने आपको बताया था बेटा एटम्स तो बहुत ही छोटे होते हैं,
है ना, दिखते ही नहीं है, बहुत ही नैनो साइज के होते हैं। तो उसको कैसे मेजर किया जाए, उसकी रेडियस को कैसे देखा जाए कि भाई एक एटम है उसकी रेडियस क्या होगी। अब ये बहुत छोटा पार्टिकल है, उसकी रेडियस को कैसे मेजर किया जाएगा। तो एटम की रेडियस को मेजर किया जा सकता है, एक स्केल होती है मेजरमेंट स्केल, उसको बोला जाता है नैनोमीटर। शॉर्ट में अगर देखा जाए तो नैनोमीटर को एनएम से लिखते हैं, मीटर एम से, किलोमीटर को केएम से, ठीक है ना, इस तरह से, सेंटीमीटर को सीएम से। नैनोमीटर बहुत ही छोटी यूनिट होती है। अब नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, नैनोमीटर का मतलब ये हो गया बच्चों, नैनोमीटर का मतलब हो जाता है 1 नैनोमीटर में होते हैं 1/10⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर में होता है 1/10⁹ मीटर, यानी मैंने नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू मुझे पता चल गई, 1 नैनोमीटर की वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁹ नैनोमीटर होगी, ठीक है ना। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर। अब मैं 1 मीटर की वैल्यू बता दूंगा, 1 नैनोमीटर में तो इतनी होती है, तो 1 मीटर में कितनी हो जाएगी, 1 मीटर में हो जाएगा 10⁹ नैनोमीटर, है ना। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं, तो एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, एटम इसका मास कितना हो जाएगा 1, तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर से इंटू कर दोगे आप लोग, तो ये इसकी क्या निकल जाएगी, एटॉमिक रेडियस। अब ये कैसा आया, ये लॉजिकली है, इसको इन डेप्थ में आप लोगों को नहीं जानना है, फिलहाल मैंने आप लोगों को समझा दिया। एटॉमिक मास, जैसे जैसे मैंने कहा ना हायर क्लास में जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। एटॉमिक मास को पढ़ते हैं अब अपन लोग। देखो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, जब अपन लोगों ने एटम की रेडियस को मेजर कर दिया तो एक एटम का मास भी कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं पहले आप लोगों को तो ये बता देता हूँ, ये एक इजी टास्क नहीं था साइंटिस्ट के सामने कि एक एटम जो बहुत ही छोटा पार्टिकल है उसकी रेडियस को मेजर करो। अब वो कहा जा रहा है कि एटम का मास भी मेजर करो। अरे एटम बहुत छोटा है यार, उसका मास कैसे देखोगे, उसका वेट कैसे मेजर करोगे। केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों एक टर्म है। अब आप उसका मास कैसे मेजर करोगे, उसका वेट कैसे मेजर करोगे, वो दिखता ही नहीं है, बहुत छोटा है। फिर भी साइंटिस्ट ने ये टारगेट अचीव किया और इसको कंप्लीट किया। अब एटॉमिक मास को लाने की कहानी बहुत लंबी है, इसकी जर्नी बहुत बड़ी है। सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन को सजेस्ट किया कि भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट मिला हुआ है, तो इसको फर्स्ट नंबर पर, इसके एटॉमिक मास जो होगा उसके रिलेटिव सारे एटॉमिक मास निकाल दिए। तो इन्होंने एक रेफरेंस ढूंढ लिया। कौन सा रेफरेंस ढूंढ लिया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के दूसरे एटम के मास निकालने शुरू कर दिए, दूसरे एलिमेंट के। चलो काफ़ी हद तक ये सही भी था, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद में ये हुआ कि ऑक्सीजन को ढूंढा गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है ना, और ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है और मास जो होगा वो 16 होगा, ठीक है ना। नीचे की तरफ बॉटम में हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर की तरफ एटॉमिक मास लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन का 16 था, ऑक्सीजन सबके साथ में कंबाइन भी हो रहा था। अब इन्होंने हाइड्रोजन को कैंसिल आउट किया और ऑक्सीजन को सजेस्ट करना शुरू किया, भाई ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसके रेफरेंस सबका निकालते जाएंगे, सब एलिमेंट्स का। लेकिन आगे जाकर ये भी प्रॉब्लम हो गई, ऑक्सीजन हर एक के साथ में अवेलेबल नहीं थी। फिर उन्होंने कार्बन को ढूंढा। तो कार्बन जो था, ध्यान से सुनना, कार्बन एक्चुअली बच्चों, कार्बन 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है। कार्बन के भी 3 नेचर है। कार्बन एक आप लोगों को 12 फॉर्म में देखने को मिलेगा, कार्बन आप लोगों को 13 फॉर्म में, यानी कि कार्बन आप लोगों को 14। कहने का मतलब है कार्बन जो हो गए वो 3 फॉर्म है, एटॉमिक नंबर सब में सेम है, ये एलिमेंट सारे कार्बन के, लेकिन इनका नेचर अलग अलग है, यानी ये आइसोटॉप फॉर्म है। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो जाए। देखो यहाँ एटॉमिक मास 12 हो गया, यहाँ एटॉमिक मास 13 हो गया, इस कार्बन का एटॉमिक मास 14 हो गया। जब एटॉमिक मास बदलता रहता है तो उनको आइसोटॉप बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, आइसोटॉप, ठीक है, आइसोटॉप। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इनको आइसोटॉप बोला जाता है। तो यहाँ कार्बन 12 को सजेस्ट किया गया, इनको नहीं लिया गया, इनको नहीं लिया गया, कार्बन 12 को लिया गया। तो कार्बन 12 का रेफरेंस लिया, उसके अकॉर्डिंग सबका क्या निकालना शुरू कर दिया, एटॉमिक मास। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन लोग पहले। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन द एटम। एक रिलेटिव, देखो करेक्ट नहीं बता रहा है, अभी भी साइंटिस्ट कंफ्यूजन में, वो कह रहा है कि एक एवरेज बता सकता हूं मैं कि एक इतना रहा होगा किसी भी एलिमेंट का, सॉरी किसी भी एटम का मास जो है वो इतना रहा होगा। तो देखो एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन द एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, मान लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट अपन लोग ले लेते हैं सल्फर, तो इस सल्फर का जो ये एटम होगा इसका इतना मास रहा होगा, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, करेक्ट नहीं कह रहे। कैसे, जब उन्होंने किसके साथ में इसको कंपेयर किया, कंपेयर विद द मास ऑफ द वन एटम ऑफ द कार्बन, यानी कि कार्बन के 12 आइसोटॉप के साथ में इसको कंपेयर किया, तो सल्फर के 1 एटम का कितना है वो एक रिलेटिव बता दिया, है ना, एक एवरेज बता दिया। तो कार्बन 12 का कितना होता है बेटा, कार्बन 12 का होता है
12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसको बोलते हैं AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो 12 तो इसका कार्बन का हो गया। अब फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूला समझो। एटॉमिक मास निकालना आप लोगों को, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। आपको उसका एक एलिमेंट का एक एटम का मास पता होना चाहिए, अपॉन 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन, 12 आइसोटोप। तो 1/12 से आप लोग डिवाइड कर दो उसको, जो भी मास आया। जैसे हाइड्रोजन का आता है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1.008। अगर मैं इसको 1/12 से डिवाइड कर दूं तो जैसे 1/12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे वो क्या पता चलेगा, उसका एटॉमिक मास पता चल जाएगा। तो मास ऑफ वन एटम, और यहाँ पर क्या आ सकता है, उसका एटॉमिक मास आ सकता है। एटॉमिक मास के लिए यूनिट क्या होगी, आप पीछे यूनिट क्या लगाओगे, तो यूनिट होती है म्यू। इसको म्यू बोला जाता है बच्चों, ध्यान रखना। इसमें दो मिक्स में होती है, एक एम भी लेटर है और एक यू भी लेटर है। इसको यूनिफाइड मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिफाइड मास, तो म्यू। अच्छा, इसी को हम लोग जो है, अगर मान लो आप लोगों को म्यू नहीं लगाना है और पीछे जी लगाना है तो उसको बोल देंगे ग्राम एटॉमिक मास। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ एन द एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम्स। जब आप लोग एटॉमिक मास को देखो, इस एटॉमिक मास को ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करो, पीछे म्यू नहीं लगा के। देखो आप जैसे इसका आता है, मान लेते कार्बन का है 12, तो 12 म्यू नहीं लगाकर क्या लगा दिया, 12 ग्राम लगा दिया। सल्फर का आया 16, तो 16 म्यू नहीं लगाकर आप लोगों ने 16 ग्राम लगा दिया, ठीक है ना। सॉरी, सल्फर का नहीं होगा, ये ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन का हो गया, ये कार्बन का हो गया। सल्फर का तो 32 होता है। कितना होता है, 32। तो 32 म्यू नहीं लगाकर आप लोगों ने 32 ग्राम के अंदर, कभी भी यूनिट चेंज करनी है आप लोगों को। तो म्यू से आप लोगों को किस में जाना है, ग्राम में जाना है। तो वो क्या बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ, अभी देखो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, एटॉमिक मास 12U, म्यू में होगा। अब मैं इसको ग्राम में लाना चाहूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा, यानी कि 12 ग्राम। एक बार आप जल्दी से इसको नोट, अभी भी मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज मत होना। इन डिटेल आप लोगों को जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे आपको समझना पड़ेगा, उसको डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। देखो अभी वीडियो में इतना ही समझाया जा सकता है, लाइव क्लासेस की एक अलग बात होती है, उसका मजा ही कुछ और होता है। अभी के लिए फिलहाल आप इन कंसेप्ट को नोट आउट कर दीजिए, ओके। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं। देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। मॉलिक्यूल को सबसे पहली बात तो अणु कहा जाता है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी है, आप लोग चाहो जो इजी लगे वो आप लोग लर्न कर सकते हो। तो देखो, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर, जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे, अणु बना देंगे। परमाणुओं से मिलकर बनता है अणु। अच्छा, यदि ये डेफिनेशन याद नहीं हो तो एक सेकंड डेफिनेशन और भी है जो कि ऑथेंटिक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। या तो वो सेम एटम्स के हो जाएंगे तो भी चलेगा, डिफरेंट एटम्स के हो जाएंगे तो भी चलेगा, डिफरेंट एलिमेंट्स के हो जाएंगे तो भी चलेगा, सेम एलिमेंट्स के हो जाएंगे तो भी चलेगा। आपके बस पास में एटम्स होने चाहिए। अगर वो केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं या केमिकली बॉन्डेड हो जाते हैं, वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इस बेस पे मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के हो गए। एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जो कि सेम ही होंगे एक एलिमेंट्स के। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ मैं ऑक्सीजन लूँ तो ऑक्सीजन में कितने हो गए, ऑक्सीजन के दो एटम हो गए ना, एक ऑक्सीजन का ये वाला और एक ऑक्सीजन का ये वाला। तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो जाएंगे, दो। यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, इसके भी एटम सेम है, इसके भी एटम सेम है। तो कहने का मतलब क्या, जब सेम एटम्स आ जाते हैं किसके, एलिमेंट के, तो वो तो हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर HCl ले लूँ तो एक तो पता चल जाएगा, एक तो एटम आएगा किसका, हाइड्रोजन का, और एक एटम आएगा किसका, क्लोरीन का। डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं, तो डिफरेंट एटम्स भी अगर कंबाइन होते हैं तो वो सब क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि मॉलिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ये मैंने पहले भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी, सेकंड चैप्टर में भी बताया हुआ है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, सॉरी सेकंड चैप्टर में बताया हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अगर अभी भी डाउट हो तो मेरे वो सेकंड चैप्टर का वीडियो निकाल कर आप लोग मॉलिक्यूल्स के टाइप्स पढ़ सकते हो। चलो अगला है मॉलिक्यूल्स। एटम की तरह मॉलिक्यूल्स भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो कैसे अल्टरनेटिवली आ रहे हैं। देखो कहने का मतलब क्या, एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल बना है, एटम पार्टिसिपेट करने जाएंगे केमिकल रिएक्शन में तो पीछे पीछे मॉलिक्यूल भी तो आ ही जाएंगे ना, लॉजिक है ये तो, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना बच्चों। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या लिया मैंने, H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा H2। अगेन मैं कह रहा हूँ बैलेंसिंग पर मत जाना, ये प्रॉपर नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। एक बार के लिए समझो कि दो एटम
यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के कितने एटम ले रहा हूँ, 2 एटम। अगर 2 एटम हाइड्रोजन के मैं कंबाइन करने की कोशिश करूँ किसके साथ, ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ, जब 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन का कंबाइन हो जाएगा, सॉरी, तो वो एक पूरा मॉलिक्यूल बनाएगा। किसका, एक पूरा मॉलिक्यूल बनाएगा वाटर का, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब ना तो आप लोग इसको देखो, ना तो आप लोग इसको एटम बोलोगे, ना इसको मॉलिक्यूल बोलोगे, सॉरी, ना इसको एटम बोला जाएगा हाइड्रोजन का, ना एटम बोला जाएगा ऑक्सीजन का, ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल बोला जाएगा। किसका, वाटर का। अब आपको पता चला कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूल हमेशा ध्यान रखना एटम से मिलकर ही बनता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम होंगे, चाहे सेम एलिमेंट का होगा तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर सेम एलिमेंट के 2 हैं, यहाँ पर भी सेम एलिमेंट का एक ही है, ठीक है ना। अब दोनों को अलग मिक्स कर दिया तो 2 डिफरेंट टाइप के भी एटम्स आ गए, तो भी वो मॉलिक्यूल ही बना रहा है ना। तो एक बार इसको नोट आउट कर दीजिए। आज हम लोगों ने यहाँ तक किया है, इसको आप लोग अच्छे से मेंशन करो। नहीं समझना है तो दोबारा मुझसे पूछो, मैंने आप लोगों को यहाँ पर कर दिया। ये चैप्टर अपना बच्चों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा लॉन्ग बनाया, अपना आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।